नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज। अक्षय तृतीया के अवसर पर खुले केदारनाथ समेत 3 धामों के कपाट। तीर्थ यात्रियों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति के नाम पर हुआ घोटाला। जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा। कागजों में स्वच्छता समिति बनाकर पैसों की हुई बंदरबाट। बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के बिगड़े बोल। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के लिए किया अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। आहत होकर बेहड़ ने सरकार को लिखा पत्र। वनअग्नि की घटनाओं पर नहीं रुक रही सियासत। सरकार पर कांग्रेसी हमलावर। विधायक सुमित हृदेश बोले, खानापूर्ति के लिए हो रही बैठक। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाबा केदार के साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। यात्रा के पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के द्वार पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा का हुआ आगाज। बाबा के जयकारों से गूंजी केदारपुरी। विधि विधान के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट। पहले ही दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अक्षय तृतीया के मौके पर आज पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और इसी के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। बाबा केदार के कपाट आज सुबह 7 बजे खोले गए। इस दौरान श्रद्धालु भी इस पल के साक्षी बने और उनमें खासा उत्साह देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि आज जब बाबा के कपाट खुले उस दौरान इस क्षेत्र का तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। कपाट खुलने के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तापमान में गिरावट भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा और उनके हौसलों को कम नहीं कर पाई। केदारनाथ धाम में कपाट उद्घाटन के मौके पर सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे और बाबा केदार का आशीर्वाद उन्होंने लिया। इस दौरान केदारपुरी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई। केदारनाथ धाम को फूलों से भी सजाया गया, जो बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला। केदारनाथ मंदिर को 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण के आंकड़े को देखते हुए इस बार भी प्रदेश सरकार को चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। वहीं चारधाम यात्रा पर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी बहन शमिता शेट्टी और अन्य परिजनों के साथ पहुंची। शुक्रवार को देहरादून के डोईवाला के रुद्राक्ष एविएशन हेलीपैड से शिल्पा शेट्टी और उनके परिजनों ने उड़ान भरी। चारधाम यात्रा शुरू होते ही रुड़की एआरटीओ कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनवाने वाली गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रुड़की एआरटीओ एल्विन रॉक्सी के मुताबिक आरटीओ ऑफिस से कुछ दूरी पर यहां मोनफोर्ड स्कूल के सामने ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए अलग से काउंटर लगाया गया है, ताकि पर्यटकों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो सके। ग्रीन कार्ड एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें आपके सारे जो गाड़ी के कागज़ होते हैं वो चेक करके बनाया जाता है। अगर आपको कोई भी बीच में, कि आपको पता है सब जगह चारधाम यात्रा पे रूट पे चेकिंग है, तो कहीं कोई आपको रोकता है तो आप उसको ग्रीन कार्ड दिखा सकते हैं। उसका मतलब है कि आपकी गाड़ी ऑलरेडी चेक है। कल आपने बताया था 30-40 से ग्रीन कार्ड बन पड़े, क्या आप कुछ ज़्यादा बनेंगे? हाँ, अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, अभी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दून नगर निगम में स्वच्छता समिति के वेतन के नाम पर 90 करोड़ के घोटाले की जांच पूरी हो चुकी है। स्वच्छता समिति वेतन फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट को लेकर निवर्तमान पार्षदों और सफाई सुपरवाइजर में खलबली मच गई है, क्योंकि इस जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई है। देखिए रिपोर्ट। दून नगर निगम में खुल गई घोटाले की पोल। जांच हुई तो मिल गया झोल। स्वच्छता समिति वेतन में फर्जीवाड़ा। निगम में हुआ 90 करोड़ का घोटाला। दून नगर निगम यूं तो समय समय पर अपने कारनामों को लेकर चर्चाओं में बना रहता है,
लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही निगम में कर्मचारियों के वेतन के नाम पर करोड़ों के घोटाले का जो मामला उजागर हुआ, अब इसे लेकर खुलासा किया गया है। दरअसल इस पर जांच बैठाई गई और अब ये जांच पूरी हो चुकी है। अब इसी जांच रिपोर्ट को लेकर निवर्तमान पार्षदों और सफाई सुपरवाइजर्स में खलबली मच गई है। जांच में करीब 100 कर्मचारियों के फर्जी नाम दर्शाकर वेतन भुगतान किए जाने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कई वार्डों में सफाई व्यवस्था के नाम पर सरकारी धनराशि को ठिकाने लगाने का मामला उजागर होने की आशंका है। माना जा रहा है कि इस जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है। इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान का कहना है कि इस प्रकरण की जांच पूरी कर रिपोर्ट डीएम सोनिका को सौंपी गई है। देखिए, इसमें एक समिति बनाई गई थी जांच के लिए। तो जांच के दौरान समिति के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किए गए, उससे यह स्थिति प्रकाश में आई है कि नगर निगम में 100 वार्डों में लगभग 110 स्वच्छता समितियां बनी गई थी। तो बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जो है स्वच्छता समितियों को भुगतान किया जाता था और वो स्वच्छता समितियां जो हैं वो स्वच्छता कर्मियों को भुगतान करती थी। बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि लगभग 99 स्वच्छता कार्मिक ऐसे थे जिनका सत्यापन नहीं हुआ या जो अनुपस्थित पाए गए। तो इस प्रकार से ये 99 कार्मिकों का इसमें अंतर आ रहा था। तो बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है स्वच्छता कार्मिकों का भुगतान सीधे उनके खातों के माध्यम से ही किए जाने की संस्तुति की गई है। हालांकि हमारी टीम ने डीएम सोनिका से इस विषय में बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके शहर में ना होने की वजह से फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई है, उसने दून नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 5 सालों से ये खेल चलता रहा, करोड़ों डकारे जाते रहे, लेकिन किसी को रत्ती भर खबर तक नहीं लगी। नगर के प्रथम नागरिक रहे सुनील उनियाल गामा भी क्या आंखें मूंदे बैठे रहे या फिर गामा भी अपना खजाना भरते रहे? नगर निगम देहरादून में स्वच्छता समितियों के वेतन के नाम पर पिछले 5 सालों में करोड़ों का जो घोटाला सामने आया है, दरअसल वो बंदरबाट के खेल का जीता जागता उदाहरण है। अब ये खेल कैसे खेला गया, आपको बताते हैं। दरअसल देहरादून निगम के 100 वार्डों में 10 से 12 कर्मचारियों की स्वच्छता समिति बनाई गई। सभी को वेतन 15-15 हजार रूपए दिया जा रहा था। 2 दिसंबर को बोर्ड भंग होने के बाद नई व्यवस्था बननी शुरू हुई। कर्मचारियों के वेतन और पीएफ आदि में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई। शिकायत मिलने के बाद सीधे कर्मचारियों के खाते में वेतन ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। नगर निगम में समितियों के एक कर्मचारी के आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या जुटाए गए। तब पता चला कि करीब आधे से ज्यादा कर्मचारी हैं ही नहीं, यानी कि वेतन तो रिलीज होता रहा, लेकिन लिस्ट में मौजूद नाम से कोई कर्मचारी नहीं है। इस लिहाज से 5 साल में 90 करोड़ का खेल खेला गया, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर कई विवादित और गैर जिम्मेदाराना बयान सुनने को मिलते हैं और इसी कड़ी में किच्छा से पूर्व विधायक रहे राजेश शुक्ला का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो वर्तमान विधायक तिलक राज बेहड़ पर निशाना साधते हुए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए, जिनसे आहत होकर अब तिलक राज बेहड़ ने सरकार को पत्र लिखकर अपने मानसिक इलाज की बात कही है। दरअसल चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी से पूर्व विधायक रहे राजेश शुक्ला ने कहा था कि तिलक राज बेहड़ को क्षेत्र के विकास कार्य नहीं दिखते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी आंखों और दिमाग का इलाज करना चाहिए। वो कह रहे हैं मोदी की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं दानी की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं अजय भट्ट ने इस पूरे लोकसभा में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, कोई काम ही नहीं किया। और 10 साल राजेश शुक्ला यहाँ विधायक रहा, उसने भी कुछ नहीं किया। मेरी आपसे विनती है, जिनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनका आंख ठीक हो जाए, अगर दिमाग में गड़बड़ी है तो एम्स में दिमाग उनका ठीक हो जाए। उनको पता चले में दिखाया जाए, उन्हें एम्स नहीं दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। उन्हें इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज पूरा हुआ, वो नहीं दिखाई दे रहा। उन्हें शिक्षा के बच्चे डिग्री कॉलेज पढ़ रहे, मॉडर्न डिग्री कॉलेज में, वो नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरा मानसिक संतुलन खो गया है तो भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी से और खासकर मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं और अजय भट्ट जी से कि आप ऐसा करो, आप मुझे आगरा मत ले जाओ। मुझे आगरा ले जाने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली ले जाने की जरूरत है। सहसपुर में एक मानसिक रोग अस्पताल है देहरादून में,
तो मुझे वहां एडमिट करा दो, चुनाव से पहले ही करा दो, कम से कम मेरा इलाज ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि सारा इलाज का खर्चा तो विधायक का सरकार ही उठाती है। तो सरकार मेरा खर्च उठाकर मुझे, मेरा जब दिमाग ठीक हो जाए तब मुझे मानसिक रोग चिकित्सालय से बाहर निकाल दिया जाए। वनअग्नि सहित कई मांगों को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि लगातार जंगल जल रहे हैं, प्रदेश में बिजली और पेयजल संकट गहराता जा रहा है और सीएम समीक्षा बैठक लेकर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए, कई सारे विषय हैं। बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कल कटौती हुई नहीं, लेकिन आज जैसे मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए, आज सुबह से आपने देखा होगा बिजली की लगातार कटौती हो रही है। कभी 13 घंटे, कभी 6 घंटे। इतनी गर्मी में लोगों को परेशान करने का संकल्प इस डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है। उसके बाद पानी की किल्लत की बात करें, नलकूप सूख चुके हैं, जल स्तर गिर चुका है। हिमपात नहीं होने की वजह से वैसे ही जल का भारी संकट इस बारी हम लोग को उसका सामना करना पड़ेगा। और सरकार कहीं पे भी वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी के लिए नहीं हमें दिख रही है। अल्मोड़ा के जंगलों में भीषण आग पर काबू पाने के लिए पुलिस महकमे ने भी अपनी फोर्स जंगल में उतार दी है। एसएसपी देवेंद्र पींचा ने फायर सर्विस के साथ सभी थानों की पुलिस को वन विभाग के साथ आग बुझाने के निर्देश दिए, जिसके बाद वन विभाग के साथ ही फायर सर्विस के जवान और रेगुलर पुलिस भी जंगलों की आग बुझाते हुए नजर आई। देखिए, ये जो फायर वनाग्नि घटनाएं काफ़ी इस बीच में काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसमें हमारे चैलेंज के रूप में भी है। इसको हमने न केवल फायर स्टेशन बल्कि लोकल थानों को भी ये साफ साफ निर्देश दिया है कि जहाँ भी ये वनाग्नि घटना होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिलके, कंधे से कंधा मिलके खुद भी हम लोग को लग के इसको बुझाना है। फायर की हमारे जो 2 फायर स्टेशन जो रानीखेत और अल्मोड़ा में है, उनको टॉप पे रखा गया कि जैसे ही सूचना मिलती है तत्काल वो रवाना हो और यथाशीघ्र उसके ऊपर जो भी फायर वनाग्नि हो रही है उसको भी नियंत्रण रखें। जंगलों में आग लगने के बाद अब पानी के स्रोत बचाने के लिए जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भी धरातल पर उतरे। ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ ही खुद उनके साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून सीजन को लेकर शासन प्रशासन पहले से ही अलर्ट नजर आ रहा है। बरसात के पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है, इसके लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और इसी कड़ी में टिहरी के देवरी तल्ली पहुंचे जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्रामीणों को जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर जागरूक किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के साथ मिलकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जल संरक्षण के लिए खंतियां तैयार की और मानसून के आगमन के साथ ही जल संरक्षण की मुहिम को और तेजी से संचालित करने का संकल्प लिया। ग्रामीणों के बीच बैठे ये जिलाधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से जन सहभागिता से भी हम अपने हर काम को आसान कर सकते हैं, चाहे फिर पानी बचाना हो या फिर जंगलों की आग बुझाना। जन सहभागिता के बिना हर काम मुश्किल है। इसके अलावा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लोगों को ये भी समझाया कि हमारे जीवन में पानी की क्या अहमियत है और जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। प्राकृतिक जल स्रोतों को किस तरह से हमेशा जीवित रखा जा सकता है ताकि जरूरत के समय वो पानी हमारे काम आ सके। जो भी पानी के स्रोत हैं उनको जिससे हमारा जीवन यापन होता है उसको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और जो आसपास के जंगल हैं उसको भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए जन सहभागिता के साथ साथ जो हमारी सरकारी स्कीम्स हैं उसका कन्वर्जेंस करके हम आगे भी कार्य करते हैं। जल संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों को जागरूक करना और उनकी समस्याओं को भी उनके बीच बैठकर ध्यान से सुनने की ये कोशिश काफी अपनेपन जैसी थी। इस कोशिश से ग्रामीण न सिर्फ जागरूक होंगे बल्कि जिलाधिकारी की हर बात पर और गौर से अमल करेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड में हुई फहीम की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर बनभूलपुरा पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि बनभूलपुरा कांड के दौरान गोली लगने से फहीम की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने कुछ लोगों पर साजिशन हत्या का आरोप लगाया था। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अभी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय कोर्ट से एक निर्देश आया था 156(3) में
जिसमें इस प्रकरण में उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इसमें एक एफआईआर पंजीकृत की जाए। तो इसमें अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जैसे भी साक्ष्य आएंगे और जो भी चीज़ें होगी उसके हिसाब से आगे की विवेचना बढ़ाई जाएगी। सर, फहीम की मौत क्या गोली लगने से हुई थी? देखिए, पीएम रिपोर्ट और जो बाकी चीज़ें हैं उसके हिसाब से विवेचक ही बता पाएगा कि मौत किस प्रकार हुई है, लेकिन प्रारंभिक तौर से ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी मौत जो है गोली लगने से हुई। रुड़की के तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चारधाम यात्रियों से अवैध वसूली का आरोप लगाया। बता दें कि महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा चारधाम यात्रा के वाहनों पर फिटनेस आदि को लेकर अवैध वसूली करने के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अगर विभाग ने अवैध वसूली को नहीं रोका तो कांग्रेस इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। ये एआरटीओ के संबंध में हमारे यहाँ पे जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके लिए अभी एआरटीओ मैडम को बुला लिया गया है। उनके द्वारा अभी फोन में भी अवगत कराया गया है कि कुछ इस कंप्लेंट्स को लेते हुए उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। आज शाम तक आपको हम पूरा डिटेल बता देंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। अगर कोई भी इसमें गलत तरीके से किसी से अगुवाई कर रहा है 100% उनके साथ अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट करेंगे अपनी तरफ से। मैं बताऊँ आपसे कि हम इसे राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाह रहे। राजनीतिक मामला तो इसे इस प्रदेश की सरकार बना रही है। हिंदुओं की सबसे बड़ी, सनातन धर्म की सबसे बड़ी चारधाम यात्रा है, जिसकी शुरुआत गाड़ियों के और यात्रियों के रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। और जिस यात्रा की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार हो, जिस यात्रा में महिलाओं के लिए कोई शौचालय ना हो, पीने के पानी की व्यवस्था ना हो, गाड़ियों के जो है वहाँ पार्किंग की ना हो, कोई अस्पताल ना हो। आज पहली बार मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बहुत सालों से यात्रा हो रही, पहली बार जो है इन्होंने नए डॉक्टर्स जो है वहाँ अपॉइंट किए। अल्मोड़ा में पिछले 2 दिन से बनी हुई पानी की समस्या का समाधान न होने पर अब बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता से मुलाकात कर नाराजगी जताई। इस दौरान अधिशासी अभियंता ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। तो वहीं बीजेपी नगर अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि विभाग को गंभीरता के साथ पानी की समस्या से निपटना होगा ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। 2 दिन पहले सोमेश्वर में चनौदा के पास बादल फटा और बादल फटने से कोसी नदी में पूरा मलबा उसका आया। मलबा और जो निर्माण कार्यों की मिट्टी थी वो पानी में घुलने के कारण नदी में यहाँ बैराज पे हमारा कीचड़ जमा हो गया। हालांकि हमने कोशिश की कि बैराज से कीचड़ निकाल के और वाटर सप्लाई नॉर्मल की जाए, मगर पानी में इस तरह से घुल गई है मिट्टी कि उसको अलग करना संभव नहीं हो पा रहा है। एक्शन साहब से हम इस विषय में वार्ता करने आए। शहर में 2 दिन से पानी की बहुत ही आपूर्ति हर मोहल्ले पर नहीं हो पा रही है, तो आज हमने हमारी इसी विषय में आज एक्शन साहब से वार्ता थी। एक्शन साहब ने बताया कि नीचे गाद काफी ज्यादा आ गई है और पंपिंग में काफी कीचड़ आ गया है, तो उनके द्वारा सफाई यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शाम तक हर मोहल्ले में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। लक्सर में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अवैध खनन को अंजाम देने वाले माफिया प्रशासन को चुनौती देते हुए क्षेत्र में जमकर अवैध खनन कर राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। ये तस्वीरें लक्सर के मैतौली गांव के पास खेतों की है, जहां खुलेआम अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकाम है। शिकायतें मुझे लगातार मिल रही है और लगातार मैं पटवारी को भी मौके पे भेज रहा हूँ और आज भी मुझे शिकायत मिली है। तो लेखपाल द्वारा जो मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले भी ये लोग गए थे, फील्ड में गए थे। हालांकि ट्रैक्टर वाले तो हाथ लगे नहीं, लेकिन जिस खेत से मिट्टी उठी है उसकी इन्होंने पैमाइश कर दी है और जो भी अवैध खनन में जो भी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सघन चेकिंग के लिए हमें बता दिया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करो। हमारे पास फ़ोन नंबर वगैरह भी आ गए हैं, उनको हम यही तहसील में बुलवाएंगे और अगर कोई भी खनन से संबंधित कोई भी प्रकरण इस तरह का आता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई। वहीं किच्छा में भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन खनन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यहां तहसील प्रशासन ने खनन माफियाओं की 3 जेसीबी पकड़ी। बताया जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई होती रहेगी। रुड़की के सोलानी पार्क के पास गंगनहर में नहा रहे इमली खेड़ा के एक युवक को डूबते हुए जल पुलिस के एक जवान और जलवीर ने मिलकर बचाया। बता दें कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते गंगनहर में रोजाना सैकड़ों लोग नहाते हैं। कई बार इस तरह के हादसे होते हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। नहा रहे थे यहाँ पे 2 दिन नहर पे, तो जैसे हम खड़े थे हमने देखा ये लड़का यहाँ से कूदा तो ये सामने जाकर डूब रहा था। तो इसे गए नहर सोनू गए और जल पुलिस वाले भी गए और तो इसे नहर से निकाल दिया गया। वहाँ तो डूब रहा था, बैठ रहा था काफ़ी देर से।
हाथ मार रहा था, तो लास्ट ही चल रहा था इसमें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज, अक्षय तृतीया के अवसर पर खुले केदारनाथ समेत 3 धामों के कपाट, तीर्थ यात्रियों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति के नाम पर हुआ घोटाला, जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा, कागजों में स्वच्छता समिति बनाकर पैसों की हुई बंदरबाट। बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के बिगड़े बोल, किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के लिए किया अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, आहत होकर बेहड़ ने सरकार को लिखा पत्र। वनअग्नि की घटनाओं पर नहीं रुक रही सियासत, सरकार पर कांग्रेसी हमलावर, विधायक सुमित हृदेश बोले खानापूर्ति के लिए हो रही बैठक।